नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। आज हम उन बयानों के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं, चाहे वो बंगाल को लेकर हो या दिल्ली को लेकर। अब इसी बीच दो बयान सामने आए हैं जिनके विषय में हम इन लोगों से बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले हरिशंकर जी से बात करते हैं। तो हरिशंकर जी, एक बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल का पहला मामला है, वो मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में वहाँ के जो टीएमसी के जो विधायक हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। वो मुर्शिदाबाद से मेरे ख्याल विधायक हैं, वहाँ के किसी विधानसभा से। तो और उन्होंने तारीख भी तय कर दी है 6 दिसंबर। ये वही तारीख है जब उसका डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का। और कुल मिलाकर के आप ये देखिए, ये बयान यहीं तक नहीं है। इस बयान को आप समझिए कि फरवरी मार्च महीने में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और ये बताया जा रहा है, आरोप यही लग रहा है कि वहाँ पर तुष्टीकरण करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और उसी दिन, उसी तारीख को ममता बनर्जी के पार्टी की एक बड़ी रैली होनी है बंगाल में। तो आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के इस चुनाव से पहले ये एक तरह का वहाँ पर लोगों के बीच जो है ये चीज़ें पहुँचाने की कोशिश हो रही है। और सीधे तौर पे इसमें कहीं कोई डाउट की बात नहीं है कि ये तुष्टीकरण है जो ममता बनर्जी सरकार पर लगातार इससे पहले भी आरोप लगते रहे। बीजेपी भी लगाती है, तमाम सियासी दल वहाँ पर और भी कई जो नेता हैं वो इस पर ममता बनर्जी सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि ममता सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कई ऐसे ज़िले हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, वहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। तो इनको लगता है कि मुस्लिम वोट के सहारे वो इस बार भी सत्ता में आने में कामयाब रहेंगी। लेकिन ग्राउंड पर क्या है, ये तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी चुनाव है, एंटी इनकम्बेंसी का भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार को डर सता रहा है, क्योंकि वो लगातार पिछले 10 साल से सत्ता में है। दूसरी बात, सरकार के कई मंत्री जेल जा चुके हैं, शिक्षा घोटाला हुआ, वहाँ नौकरी कई जो है वो लोगों को पैसे लेकर के बेच दिए गए, सरकारी नौकरी। और ममता सरकार के कई मंत्री जेल में भी रहे। तो कुल मिलाकर के है कि सरकार इस बार एंटी इनकम्बेंसी का भी डर है उनको। दूसरा ये कि तुष्टीकरण चुनाव जीतने का एक बेस्ट हथियार हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये संयोग नहीं है, ये घोषणा आप देख लीजिए। जिस बाबरी मस्जिद को लेकर के यूपी में क्या मामला हुआ, कहाँ तक पहुँचा, कैसे हुआ, वही बंगाल में सुलगाने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर के चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतने की ये कोशिश और एक प्रयास है, प्रयोग है, जो भी कह लें। और अभी ये शुरुआत है। आप आगे आगे देखते जाइए कि पश्चिम बंगाल में और क्या क्या करने वाली है पार्टियां। अभी तो शुरुआत है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर जो बयान सामने आया, हरिशंकर जी ने हमें विस्तार से बताया क्या बयान है और क्या मायने हैं। अब जो दूसरा बयान है अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर, तो चलिए बात करते हैं कि इस बयान के क्या मायने हैं। देखिए, ऐसे बयान अक्सर आते रहते हैं और जमीयत उलमा हिंद उसके प्रमुख हैं अरशद मदनी, हमेशा इसी तरह से बयान देते रहते हैं। तो उनका ये बयान है कि लंदन और न्यूयॉर्क में मुस्लिम वहाँ पर मेयर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि आजम खां के जैसे अगर मंत्री बनते हैं तो वो जेल भेज दिए जाते हैं। तो इसका जवाब एक मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस हैं नियाज खान जी, उन्होंने ट्विटर पे दिया है, एक्स पे दिया है कि लंदन और न्यूयॉर्क का जो मेयर बनता है वो पढ़ा लिखा होता है, यहाँ की तरह कट्टर नहीं होता है। और ये मदनी जी और जो इनकी पार्टी है जमीयत उलमा हिंद, ये सब कट्टरता सिखाते हैं। ये जो मदरसे चलाते हैं उसमें लोगों को कट्टर बनाते हैं। वहाँ से जो है आप देखिए कि आतंकवादी बन के निकलते हैं। और जो भी घटनाएं दिल्ली में हुई, फरीदाबाद में हुई, बम दबा के हाल ही में हुए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, सब डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे और बन गए आतंकवादी। तो यहाँ पर तो कट्टरता हावी है ना। वहाँ पर जो चाहे वो न्यूयॉर्क का मेयर जोहराम ममदानी है, उससे डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की। चुनाव से पहले वो कह रहे थे कि नहीं, इसको नहीं जिताएं जो है, लेकिन देखिए जब जीत गया तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने मुलाकात की। तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ पर अमेरिका और इंग्लैंड में, यूरोप में कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर तो जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर इतना भेदभाव है, और फिर इतनी कट्टरता कि जमीयत उलमा हिंद सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अरे भारत सिर्फ मुसलमानों का देश है। पश्चिम बंगाल में जो बयान आया, क्या वहाँ पे सिर्फ 30% मुस्लिम है?
क्या वो पूरा पश्चिम बंगाल रिप्रेजेंट करते हैं क्या? तो ये सब गलत है। एक और मेरा सवाल है कि अरशद मदनी ये भी कह रहे हैं कि भारत में मतलब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर तक नहीं बन सकते, लेकिन वो तो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं ना। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चाहे अपने यहाँ जामिया विश्वविद्यालय में भी दोनों जगह मुस्लिम ही कुलपति हैं। दूसरी बात देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति रहे, प्रथम नागरिक थे जो है, इससे कौन इनकार कर सकता है? कैसे नहीं बन सकता? उपराष्ट्रपति रहे हैं और कई आप बड़े बड़े पद पर देख लिए, हर जगह मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे। तो ये लोग तो कट्टरता फैलाने वाले लोग हैं ना, इनको नहीं देखता। कुल मिलाकर के आपको नहीं लगता कि ये सब भड़काऊ बयान जो है वो तुष्टीकरण, लेकिन उनको क्या मतलब वो क्या चाहते हैं? इसका मतलब क्या? उनके बयान देने का मतलब ये बेतुका एक तरीके से बोलेंगे कि आप चाहते क्या हैं? देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं? देश के लोगों को बरगलाना चाहते हैं? बिल्कुल यही उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी 2-3 महीने के बाद चुनाव भी हैं। तो चुनाव से पहले वो लोग चाहते हैं कि अगर इस तरह से विभाजन हुआ तो टीएमसी को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि सारे मुस्लिम टीएमसी को वोट देते हैं। और हमने ममता बनर्जी को देखा, जो कि सीएम भी हैं, वो कई जो है प्रोग्राम में और हिंदू विरोधी उनके कई बयान आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये चुनाव के चलते, तुष्टीकरण के चलते ये बयान दिए जा रहे हैं। और मोदी जी उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। आप मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसको भी अब कोई सीरियसली, क्योंकि इस तरह से विरोध ये लोग करते हैं ना, अतार्किक है, वो कट्टरता से भरा है, धर्म के आधार पे। आपने जो है अभी पार्लियामेंट से जो बिल लाया गया, पूरा विरोध हुआ बिहार में, रिजल्ट क्या आया? ऐसे ही जो है बंगाल में भी विरोध किया गया है वक्फ कानून का जो है, लेकिन सरकार ने पारित करा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है। तो इनका मनमाना था पहले, वक्फ सब उसमें भ्रष्टाचार करते थे, खरीदते बेचते थे, अपने हाथ में रखते थे। अब चूँकि सरकार भी पार्टी है तो सब कुछ पब्लिक व्यू में होगा, भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, इसलिए विरोध करते हैं ये लोग। और ये चूँकि इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है, हालांकि केंद्र सरकार लगातार इस पर गृह मंत्री भी अमित शाह भी बयान देते रहते हैं। आप पश्चिम बंगाल में सर की शुरुआत हुई है और जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसमें सीमा से बाहर जाने की तैयारी हो रही है। रोहिंग्या जो हैं वो भागने को बेकरार हैं। कभी कभी आने के लिए एक इकोसिस्टम बनाया जाता था और उनको दिल्ली तक में, दिल्ली में एनसीआर में नौकरी दिलवाई जाती थी, वहाँ से देश में एंट्री करवाई जाती थी। लेकिन वही रोहिंग्या जो हैं वो वापस भाग रहे हैं किसी न किसी तरीके से। उसकी तस्वीर हमने, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है। तो आपको क्या लगा? अच्छा, एक और इसके साथ में मेरा सवाल कि पश्चिम बंगाल में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कई हजार लोग गायब हैं, वोटर हैं ही नहीं। तो क्या सर, जिसका लगातार वो ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है कि सर जो है वो बंगाल में भी बहुत प्रभावशाली रहेगा जैसा बिहार में हुआ? देखिए, बिहार में एसआईआर के बाद नॉट ए सिंगल कंप्लेन, कोई कंप्लेन वहाँ नहीं आई और बहुत अच्छे से चुनाव हुआ। हमने देखा कि इससे ज़्यादा मतदान तो बिहार में कभी हुआ नहीं, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को डर है कि उनके वोट बैंक को, खास करके मुस्लिम जो बांग्लादेश से, बहुत आसान है वहाँ से बांग्लादेश से इंडिया में आना, इंडिया से उधर जाना। तो इस चक्कर में अब चूँकि बांग्लादेश में स्थिति बहुत ख़राब है, गरीबी है, और इस समय तो 1 साल से वहाँ 2 साल से गृह युद्ध जैसे हालात हैं। रोज़ आप देखिए कि कर्फ्यू लग रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। तो बहुत से लोग रोज़गार की चाह में चले आते हैं। लेकिन हमने गुजरात में देखा, हमने यूपी में देखा, हमने दिल्ली में देखा कि उनको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में रखा जाता, फिर वापस किया जा रहा है। इसीलिए वो डर से कि अगर वो पकड़ गए तो डिटेंशन सेंटर में रख के जाएंगे जहाँ उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। तो क्या कर रहे हैं कि वो बॉर्डर के रास्ते वो वापस जा रहे हैं कि भाई हम अपने कंट्री में चले, यहाँ तो पकड़ लिए जाएंगे तो जेल में जाएंगे, इससे बढ़िया है कि हम वापस जाएं। यही हम तस्वीर 1 महीने से देख रहे हैं, 15 दिन से, जब से एसआईआर का ऐलान हुआ। और आगे भी हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग वापस बांग्लादेश में जाएंगे, चूँकि घुसपैठ करके आए हैं, अवैध घुसपैठ है। बहुत से लोगों ने बिहार में आधार कार्ड बना लिया है और ये सब बना लिया, लेकिन यदि सरकार की तरफ से अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो सबको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि कितने लोग, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी मुस्लिम हो, वो कैसे कहाँ आए, किन किन पॉकेट्स में रह रहे हैं। खास करके बड़े महानगरों में
तो उनको डर है कि हमें डिपोर्ट किया जा सकता है, जैसा कि भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका से, जो इलीगल रह रहे थे। उसी में से अभी एक ये गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, उसको भी डिपोर्ट किया गया क्योंकि वो अवैध रूप से रह रहा था। तो उनको डर है कि अवैध रूप से डिपोर्ट करेंगे तो शायद कुछ बुरा सलूक होगा, तो वो खुद ही अपने वापस चले जा रहे हैं। तो हरिशंकर जी, कांग्रेस भी बहती गंगा में कहीं ना कहीं हाथ धोती नजर आ रही है। कांग्रेस ने सपोर्ट किया है टीएमसी के विधायक के इस बयान को। तो कांग्रेस को सच में चिंता है या फिर उसका भी कोई एजेंडा है जो चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में? देखिए, कहते हैं ना, एक कहावत है ना 3 में ना 13 में। बंगाल में कांग्रेस ना 3 में है ना 13 में है। एक अधीर रंजन चौधरी थे, उनको भी हरा दिया। वो गुजरात से उम्मीदवार आए, पूर्व क्रिकेटर, उनको भी हरवा दिया इरफान पठान के बड़े भाई ने। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का वहाँ बहुत दाल गलने वाला है नहीं। दूसरा, टीएमसी उनको साथ रखेगी नहीं, गठबंधन तो होना नहीं है वहाँ पे, न उसके साथ में, ना सीपीआई सीपीएम के साथ में। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी जो हैं वो ये सारी चीज़ें हथकंडा अपनाएंगी, क्योंकि 10 साल आप सत्ता में रहते हैं तो आपको फिर से 11वें साल में जाने के लिए नीतीश कुमार जैसा करिश्माई नेता वो नहीं है। ठीक है, लोगों को एकजुट कर लेती हैं, साथ में ले आती हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो हैं वो करिश्माई नेता हैं। और बिहार में कुल मिलाकर के इस बम्पर जीत के पीछे एक और है कि वहाँ पर 10 साल 15 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रहा है कुल मिलाकर के। लेकिन बंगाल में नाराज़गी है लोगों में। आप अलग अलग इलाकों में जाएंगे तो ममता बनर्जी जो हैं, लोगों के घरों पर हमले हुए, हिंदुओं के घर जलाए गए, बहुत सारे मामले सामने आए। अब देखिए वहाँ पर जो अच्छे स्टूडेंट थे उनकी नौकरी बेच दी जाती है, सरकारी नौकरी, मंत्री जेल में जाता है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा है। तो इसी को डाइवर्ट करने के लिए उनके पास कोई ना कोई हथियार तो होनी चाहिए। तो ये हथकंडा अपनाया है उन्होंने। हालांकि कितना कामयाब रहेगा, हो सकता है कि वो सब लोगों को एकजुट करना चाहती हो, मुस्लिमों को, और हिंदू एकजुट हो जाएं। तो इससे हो सकता है कि किसी और पार्टी को फ़ायदा हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये कोशिश है, लेकिन कोशिश में कामयाबी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि देखिए जनता जो है, जनता सब कुछ समझती है, जानती है, और उसको क्या करना है ये किसी को न बताने से होगा। जनता अगर चाह लेती है ना, तो फिर चाहे कितना भी बड़ी पार्टी हो, उसको एक बार सत्ता से लाना है या हटाना है, वो चंद सेकंड में फैसला हो जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी है, लेकिन बंगाल सरकार की ओर से ये कोशिश जो है वो वाकई में इसकी कोशिश कुल मिलाकर के है कि समाज के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। देखिए, आप लोगों को याद होगा जब नुपुर शर्मा ने ऐसी कुछ बयानबाजी की थी, तब बीजेपी ने काफ़ी तगड़ा एक्शन लिया था उन पर। तो अब इस तरीके की बयानबाजी जो हो रही है, तो क्या पार्टियों को कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या मायने हैं? क्या स्टैंड है पार्टीज़ का? देखो, ये जो बयान है खास करके पश्चिम बंगाल को लेकर के बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे, ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए बयान है और ये टीएमसी को सूट करता है, इसलिए वो बयान दे रहे हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, अनुशासन कार्रवाई होगी। ये और हो सकता है तेज़ किया जाए, ये और बयानबाजी ज़्यादा की जाए, जिससे एकजुट हो सारे मुस्लिम और वो टीएमसी को वोट करें। तो पहले जो है ठीक है, नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की दबाव बना था, लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल एकदम दूसरी है। इससे टीएमसी को फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ पर 30% मुस्लिम है और ख़ास करके बांग्लादेश के बॉर्डर वाले इलाके में, जैसे मुर्शिदाबाद के हैं वो, वहाँ पर तो लोग आसानी से एक दूसरे को बॉर्डर पार करते आते जाते रहते हैं। सबकी रिश्तेदारी, शादियाँ होती हैं बांग्लादेश और यहाँ पे। तो वहाँ पर फ़िलहाल ऐसा लगता नहीं कि वहाँ पर कुछ होगा, बल्कि चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा ऐसा लगेगा कि और ज़्यादा इस तरह की बयानबाजी हो जिससे समाज में विभाजन पैदा हो और उनको राजनीतिक रूप से फ़ायदा पहुँचे। तो ऐसे जो बयान हैं वो जो काफ़ी विवादित हैं, तो उनको लेकर आगे और क्या स्थिति कैसे बनेगी, आगे भविष्य में और क्या होगा इन बयानों को लेकर? अभी चुनाव तक, मैंने आपको बताया कि चुनाव तक जो पश्चिम बंगाल में फरवरी मार्च में जो चुनाव होने हैं विधानसभा का, तो अभी ये शुरुआत है। आगे आगे देखते जाइए, अलग अलग तरह के इस तरह के तुष्टीकरण की लगातार कोशिश की जाएगी। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी सरकार इस काम में पहले भी करती रही है और आगे भी। अभी तो
ये एक मामला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे भड़काऊ बयान आएंगे, ऐसे अलग अलग तरह के बयान आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव में बड़े संयम से चुनाव लड़ना चाहिए। बिहार में आप देखिए कितना बेहतरीन वोटिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन कुल मिलाकर के है कि कई बार इस तरह के बयान, इस तरह की कोशिश से घाटा भी होता है। हो सकता है कि आप जो 30% के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इस तरह की उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, 70% जो वहाँ हिंदू हैं, अगर वो एकजुट हो जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा। तो कुल मिलाकर के है सतर्कता दोनों हर तरफ से बदलनी ये करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि तुष्टीकरण बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं है, चलता रहेगा। लेकिन यही है कि जनता को समझना है कि उसको करना क्या है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि बाबरी का जो मुद्दा है वो हमारी भारत की राजनीति के इतिहास में काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, और इसी बीच ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कि भारतवासियों के लिए काफ़ी भड़काऊ है। अब देखना ये होगा कि आगे इन मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। धन्यवाद।